हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रेस्पिरेटरी इमरजेंसी क्या होती है, ये कैसे कॉज होती है, क्यों कॉज होती है, और जब रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कॉज होती है तो उसकी वजह से आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके एक एक्सफाइजिया कंडीशन के बारे में। सॉरी, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी में से एक रेस्पिरेटरी इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक्सफाइजिया। एक्सफाइजिया बेसिकली हमारी एक रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है ड्यू टू सम रीजंस। एक्सफाइजिया बेसिकली जिसे हम दम घुटना भी बोलते हैं, कि दम घुटना या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसे हम बोलते हैं, वो एक तरीके की रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, हमारी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन नहीं रिसीव हो पाता है और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, जिस वजह से ये एक्सफाइजिया जैसी कंडीशन कॉज होती है। जब सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब आपके लंग्स या आपके ब्लड जो है आपके ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पाते हैं और रिसीव करके आपके ब्रेन या फिर आपके अदर वाइटल ऑर्गन्स तक आपके ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाते हैं, उस समय आपकी एक्सफाइजिया की कंडीशन कॉज होती है। अगर सही समय रहते हमने पेशेंट को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं दिया इस कंडीशन में, तो पेशेंट की इसमें डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली एक्सफाइजिया हमारी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से हम पेशेंट की जान जा सकती है। तो एक्सफाइजिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। एक्सफाइजिया हमारी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है इन विच द बॉडी डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन, जिसमें हमारी बॉडी ऑक्सीजन को इनफ अमाउंट में रिसीव नहीं कर पाती है एंड कैन नॉट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव नहीं कर पाती है प्रॉपरली। एक्सफाइजिया जिसको हम एक्सफाइजिया कंडीशन बोलते हैं, एज पर रिजल्ट जब हमारी ये एक्सफाइजिया कंडीशन कॉज होती है तो हमें क्या दिखाई देता है, ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन और हमारे जो अदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो, उन्हें जो है हमारा ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन रिसीव नहीं हो पाती है, विच कैन लीड, जिसकी वजह से हम बेहोश हो जाते हैं। और हमारा जो ब्रेन होता है, अगर हमारे ब्रेन को विद इन 4 to 5 मिनट्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन हमारा परमानेंट डैमेज हो जाता है या फिर पेशेंट की डेथ कॉज हो जाती है अगर हमने इमीडिएटली पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सफाइजिया की कंडीशन कहलाती है। तो यही हमारा क्या है, एक्सफाइजिया है। इसके कई सारे कॉजेज होते हैं एक्सफाइजिया के, जैसे कि चोकिंग की वजह से आपका एक्सफाइजिया कॉज हो सकता है। बेसिकली अभी मैंने बताया एक्सफाइजिया का मतलब है आपका दम घुटना, ठीक है। जब हमारे किसी रीजन की वजह से हमारा दम घुटता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से हमारा एक्सफाइजिया कंडीशन कॉज होती है। चोकिंग, जिसका पहला कारण बताया है चोकिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ खाना खा रहे थे, फूड पार्टिकल कोई, हम खाना खा रहे थे, अचानक से हमें को हंसी आई या फिर अचानक से एक हिचकी आई, तो हमारा जो खाना था वो हमारे एयरवे में जाकर के फंस गया। जब हमारे वो एयरवे में जाकर के फंसेगा वो खाना, तो ये हमारे एयरवे को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और जब हमारा एयरवे ब्लॉक होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एक्सफाइजिया जैसी कंडीशन कॉज होती है, क्योंकि हमारा उस टाइम पे दम घुटता है, और जब दम घुटता है तो हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और जिसकी वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स को और हमारे ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन रिसीव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा
ब्रेन डैमेज हो जाता है परमानेंट, और कुछ समय के बाद हमारी डेथ भी हो जाती है। दूसरा दूसरा कॉज क्या बताया है? ड्राउनिंग, मतलब पानी में डूबना। जब कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो पानी में हमारा ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता है, ठीक है। तो जब पानी में जब वो डूबता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका उसकी वजह से भी एक्सवाइजिया कॉज होता है, जिसमें आपको क्या दिखाई देता है कि आपका दम घुटने लगता है पानी के अंदर, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में बढ़ते हैं तो एक तरीके से ये आपकी बॉडी में पॉइजनिंग की तरह काम करते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल, एकदम खतरनाक रूप में ये आपकी बॉडी को अफेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट और भी ज्यादा सीरियस होता जाता है। तीसरा आपका सफोगेशन। सफोगेशन लाइक जब हम सांस नहीं ले पाते हैं, एक सफोगेशन फील होता है, जैसे कोई प्लास्टिक बैग्स या फिर आपके पिलो से आपका फेस दबा देता है, या फिर आपके मृस्त या हैंगिंग हैंगिंग जब होती है, जब मतलब फांसी कोई लगा लेता है, या फिर कोई प्लास्टिक बैग से किसी का मुंह बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो सांस ही नहीं ले पाता है, उसका दम घुट जाता है, दम घुटना, बेसिकली दम घुटना, ठीक है। तो सफोकेशन की वजह से भी आपको एक्सफाइजिया कॉज होता है। इसके अलावा स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग, आपके स्ट्रैंगुलेशन हैंगिंग की वजह से भी, मतलब फांसी लगाने की वजह से भी आपका एक्सवाइजिया कॉज होता है, क्योंकि जब हम फांसी लगाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा दम घुटने लगता है, एयर वे ब्लॉक हो जाता है और एयर हमारी अंदर पास नहीं होती है। स्मोक, देन नेक्स्ट कॉज दिया हुआ है स्मोक इनहेलेशन ड्यूरिंग फायर। कहीं आग लग जाने की वजह से जो हमारे वहां केमिकल्स है, जो पॉइजन है, जब हम उन्हें इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे पॉइजन सब्सटेंसेस, पॉइजनस गैसेस हमारी बॉडी में कर जाती है, और इंटेक करके हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने लगती है। तो वो भी आपको दिखाई देता है। पॉइजनस गैसेस जैसे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की गैसेस जब आपकी बॉडी में जाती हैं तो ये आपके एक तरीके से सफोकेशन को कॉज करती है, जिसमें आपका दम घुटने लगता है और आपकी एक्सपाइजिया की कंडीशन कॉज हो जाती है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, आपको एनाफाइलेक्सिस एलर्जिक रिएक्शंस आपको दिखाई देते हैं, कॉजिंग एयरवे स्वेलिंग, जिसमें आपको एयरवे आपका एकदम स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो वो भी आपके एक्सपाइजिया को कॉज करता है। सीवियर अस्थमा अटैक, जब भी आपका सीवियर अस्थमा अटैक आता है तब भी आपकी एक्सपाइजिया जैसी कंडीशन कॉज होती है। एलर्जिक रिएक्शंस, इसके अलावा चेस्ट इंजरीज, जब भी आपकी चेस्ट इंजरीज होती है तब भी ये आपके ब्रीदिंग को अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक शॉक कॉजिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जब भी इलेक्ट्रिक शॉक जब भी कॉज होते हैं तो ये आपके रेस्पिरेटरी अरेस्ट को कॉज करते हैं, और जब आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज होता है तो ये आपके कार्डियक अरेस्ट को कॉज करता है। कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है तो हमारे हार्ट बीट्स भी रुक जाती, ब्रीदिंग भी रुक जाती है, और हम ना तो हमारा लंग्स काम करता है ना ही हमारे हार्ट काम करते, जिसमें हम इमीडिएटली अगर हमने सीपीआर दे दिया, पेशेंट को एक सेफली प्रोसीजर दे दिया तो हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं, अदरवाइज पेशेंट की डेथ कॉज हो जाती है। तो वो सारी चीजें आपकी रहती हैं। तो एक्सपाइजिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हार्मफुल कंडीशन है जिसमें हमारी मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको हमारी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बोली गई है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि आपके मृत्यु होने के चांसेस, आपकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको दिखाती है, जिसमें आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज दिखाई देती है, जिसमें सॉरी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब भी एक्सपाइजिया की कंडीशन कॉज होती है, लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी ब्रीदिंग और इनहेलेशन टू ब्रीथ, सांस लेने में, सांस छोड़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आपको बहुत ज्यादा दिखाई देती है, सांस नहीं ली जाती है आपसे, आप सांस नहीं ले पाते हो, सांस लेने में आपको बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं। इस तरीके की आप एक एक तरीके से नॉइजी वॉइस आपकी आने लगती है, नॉइजी ब्रीदिंग आपकी होने लगती है, आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा
इसके अलावा गैस्पिंग ऑफ एयर, इसके अलावा ब्लू लिप्स, फेस एंड फिंगर टिप्स साइनोसिस, आपके ब्लू कलर अपेयरेंस दिखाई देता है टिप्स पे, आपके फिंगर्स की टिप्स पे, आपके लिप्स पे आपको ब्लू कलर दिखाई देता है और आपके फेस पे भी ब्लू कलर दिखाई देता है, जो कि आपके जिसे हम साइनोसिस बोलते हैं। और साइनोसिस किसको इंडिकेट करता है? आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो गई है, ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी में कम जब हो जाती है तो आपका फेस, आपकी जो फिंगर्स टिप्स हैं वो आपकी ब्लू कलर की दिखाई देने लगती है। रैपिड हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट जो है, आपका जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा फास्ट कभी बहुत ज्यादा कम। देन द स्लो हार्ट बीट, बहुत ज्यादा पहले बढ़ जाएगा फिर उसके बाद में एकदम स्लो हो जाएगा हार्ट बीट आपका। इसके अलावा एंजाइटी, आपको एंजाइटी होने लगती है, रेस्टलेसनेस आपको दिखाई देने लगता है, आप बहुत ज्यादा घबराने लगते हो, बहुत ज्यादा पैनिक होने लगते हो, उस तरीके की कंडीशन आपको दिखाई देने लगती है। इसके अलावा वीकनेस एंड कंफ्यूजन आपको दिखाई देती है, आप बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करते हो और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है, अरे मेरे साथ क्या हुआ था, अभी मैं क्या, मेरे साथ कुछ हुआ था क्या, मुझे कुछ याद नहीं है, वो सारी चीजें आपकी। इसके अलावा वीकनेस एंड कंफ्यूजन ये हो गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। नो ब्रीदिंग और नो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एबनॉर्मल ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग, आपकी कोई भी ब्रीदिंग नहीं दिखाई देती है, ना एबनॉर्मल ना नॉर्मल, कोई भी ब्रीदिंग नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है, बट एक्सवाइजिया की कंडीशन में ये नो ब्रीदिंग आपको तभी दिखाई देती है जब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है तब। ठीक है, नॉर्मली आपको ये सारी चीजें दिखाई देती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, एंजाइटी उसे होने लगती है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, घट जाती है, और फेस पे और आपकी लिप्स पे और आपके फिंगर ऑफ टिप्स पे आपको साइनोसिस दिखाई देने लगती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन को, जो कि इंडिकेट करती है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगती है, आपको ब्रीथ लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती, तो वो सारी चीजें आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपके एक्सफाइजिया के कॉजेज हैं और एक्सफाइजिया के सिम्टम्स। अब बात करते हैं, जब एक्सफाइजिया कंडीशन आपकी जब कॉज हो जाती है तो अब आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना है, कैसे पेशेंट को बचाना है, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करोगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जब भी एक्सफाइजिया जैसी कंडीशन कॉज होगी तो आपको क्या करना है, पहले तो पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखना है कि पेशेंट को एक सेफ जगह पे लेकर के जाना है, एक ऐसी जगह पे जहां पे पेशेंट सेफ, अपने आप को सेफ फील करे, अपने आप को हार्मफुल फील ना करे, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, इंश्योर करना है उसकी सेफ्टी को। कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, और पेशेंट के लिए आपको कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प, इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, आपको तुरंत देखना है कि पेशेंट को एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, इसलिए आपको तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंश्योर सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को देखा, रिमूव द पर्सन को रिमूव किया फ्रॉम द सोर्स ऑफ डेंजर, जो भी आपके डेंजर सोर्सेज है उससे पेशेंट को दूर किया, जैसे लाइक स्मोक था या फिर वाटर था या गैसेस थी, मतलब पानी में डूब रहा था तो पानी में निकाल करके हमने उसको बाहर किया, या फिर कोई हार्मफुल गैसेस में वो फंसा हुआ था, उससे आपको उसको दूर लेकर के जाना है। कहीं पे ऐसा था कि बहुत ज्यादा स्मोक था जिसकी वजह से वो पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हुई है, खराब हुई है, एक्सवाइजिया जैसी कंडीशन कॉज हुई है, तो आपको क्या करना है कि पेशेंट को उस स्मोकिंग एरिया से दूर करना है, जिससे कि पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना कॉज हो। इसके अलावा वाटर, अगर पानी में वो डूब रहा है तो पानी से उसे दूर करना है, गैसेस, हार्मफुल गैसेस से उसे दूर करना है, और उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको एक सेफ जगह पर लेकर के जाना है।
अब क्या करना है, कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प। अब पेशेंट को हमने जब एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया, अब हमें तुरंत मेडिकल सर्विसेज को कॉल करना है। कॉन्टैक्ट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इमीडिएटली। तुरंत आपको इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट करना है, उनको बताना है पेशेंट की कंडीशन क्या है। देन पेशेंट का क्या करना है, आपका DRABC आपको चेक करना है। D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर सर्कुलेशन। तो ये आपको DRABC पेशेंट का चेक करना है। अब DRABC आपने चेक कर लिया, देन आपको क्या देखना है कि सबसे पहले पेशेंट का एयरवे ओपन करना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमारा एयरवे ब्लॉक हो जाता है। तो एयरवे ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट टेक्निक का यूज करना है। ठीक है, जिसमें हम हमारा एक हाथ पेशेंट की फोरहेड पे और एक हाथ हमारी उसकी चिन पे रहेगा, और इस टेक्निक की हेल्प से हम पेशेंट के एयरवे को ओपन करेंगे। रिमूव एनी विजिबल ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द माउथ इफ कैन बी रिमूव्ड सेफली। अगर पेशेंट के माउथ में, मुंह में कोई ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है तो उसको हमें आसानी से, अगर हमें दिख रहा है और अगर हम उसे निकाल सकते हैं आसानी से, तो उसे निकाल देंगे, जिससे कि हमारा एयरवे पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वहां पे कॉज ना हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हेल्प द पर्सन ब्रीथ, और पेशेंट को ब्रीथ, सांस लेने में हेल्प करना है। इफ चोकिंग, अगर चोकिंग कॉज हुई है, परफॉर्म एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड, पेशेंट को फर्स्ट एड देना है। देन आपको क्या करना है, इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो प्लेस द पर्सन टू रिकवरी पोजीशन। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है मतलब बेहोश, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, बट ब्रीदिंग, बट लेकिन सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, तो उसको हमें एक रिकवरी पोजीशन पे, एक नॉर्मल रिकवरी पोजीशन पे लिटा देना है, जिससे कि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। इफ चोकिंग परफॉर्म, अगर आपका चोकिंग हुआ है तो वहां पे आपको चोकिंग मेथड जो है उनको फॉलो करना है। जैसे कि आपका एब्डोमिनल थ्रस्ट मेथड का आप यूज कर सकते हैं अडल्ट में, ठीक है, या फिर बैक बिलो मेथड्स का आप यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए, चोकिंग को क्लियर करने के लिए हम इन मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं। देन इफ पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग, अगर पेशेंट ब्रीदिंग नहीं ले रहा है नॉर्मली, तो बिगिन CPR, पेशेंट को इमीडिएटली CPR देना है। यूज एन AED अवेलेबल, अगर आपके पास AED अवेलेबल है और अगर उसकी नीड है तो आपको AED भी पेशेंट को देना है। देन मॉनिटर अंटिल द हेल्प अराइव्स, जब तक आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज से आपका कोई भी हेल्पर वहां पे हेल्प करने के लिए ना पहुंच जाए, तब तक आपको ब्रीदिंग और चेस्ट कंप्रेशन देते रहना है, और पेशेंट की ब्रीदिंग को और पल्स रेट को प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है जब तक प्रोफेशनल्स वहां पे ना आ जाए। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों को फॉलो करना है। बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जब भी आपका एक्सवाइजिया जैसी कंडीशन कॉज होती है, तो जैसे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है, कैरोटिड आर्टरी हमारी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपका परमानेंट डिसेबिलिटीज आपको दिखाई दे सकती हैं, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर हमने सही समय पे सही तरीके से हमने पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो पेशेंट की डेथ कॉज हो सकती है। पेशेंट का ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी कंडीशन कॉज हो सकती है। पहले रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज होगा, देन कार्डियक अरेस्ट कॉज होगा, और
पेशेंट की परमानेंट डिसेबिलिटीज आपको दिखाई देंगी पेशेंट में, और पेशेंट की डेथ होने के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देते हैं आपके एक्सवाइजिया की कंडीशन में। तो ये सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की कि एक्सवाइजिया की कंडीशन में क्या क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी चाहिए। तो क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है। जैसे कि प्रिकॉशंस आपको कई सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए एक्सवाइजिया की कंडीशन से बचने के लिए। आप जब भी खाना खाएं तो आराम से, शांति के साथ, धीरे धीरे खाने को अच्छे से प्रॉपरली चबाते हुए खाने को इनटेक करें। कीप स्मॉल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रंस, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स जो है बच्चों से दूर रखें, बच्चों के आसपास ना रखें। बच्चों से दूर रहे गए वो ऑब्जेक्ट्स तो वो हम बच्चे उन ऑब्जेक्ट्स को इनटेक नहीं करेंगे। अगर हम बच्चों के आसपास छोटी छोटी चीजों को रखेंगे तो वो क्या करेंगे, उन चीजों को अपने मुंह में ले लेंगे, और मुंह में लेने के बाद वो उसको खाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो आपके गले में फंस जाता है। और जब ये गले में फंसता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका एक्सफाइजिया जैसी कंडीशन कॉज हो सकती है। बेबी की सफोकेशन कॉज होगा, और सफोकेशन की वजह से बेबी को बहुत ज्यादा हार्म भी पहुंच सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा लर्न स्विमिंग एंड वाटर सेफ्टी। ऑलवेज जब भी आप स्विमिंग करें, जब भी आप पानी में जाएं स्विमिंग के लिए, तो आपको स्विमिंग जो सेफ्टी रूल्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वाटर सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं। क्या क्या आप करेंगे अगर पानी में जब जाते हैं, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, किन चीजों को फॉलो करना है, उन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या देखना है, अवॉइड एक्सपोजर टू पॉइजनस गैसेस। अवॉइड एक्सपोजर, जो आपके पॉइजनस गैस के जो एक्सपोजर्स हैं उनको अवॉइड करना है, उनसे प्रोटेक्ट होना है। और जो भी आपके एक्सपोजर्स, जो आप पॉइजनस गैसेस जो आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, आपकी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं, उनसे आपको बच के रहना है, दूर रहना है। ठीक है, एक ऐसे एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाना है जहाँ पे स्मोक हो या फिर पॉइजनस गैसेस हो, वहां आपको नहीं जाना है। और अगर आपको वहां जाना पड़ रहा है तो आप प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करके जाए, जो आपके प्रोटेक्टेड टेक जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, उन इंस्ट्रूमेंट्स का आपको यूज करना है, और उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके आप उस एरिया में जा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी ना जाएं। इसके अलावा फॉलो वर्क प्लेस सेफ्टी। आपको हमेशा अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ्टी बरतनी है। ऐसा ना हो कि वहां पे कोई ऐसी कंडीशन कॉज हो जिसकी वजह से आपकी एक्सपाइजिया जैसी कंडीशन कॉज हो सके। तो आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों को मेंटेन करना है, जिससे कि आपकी कोई भी एक्सपाइजिया जैसी कंडीशन ना कॉज हो। क्लास आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, एक नोटिस है। अगर आप अपना कोई फार्मा क्लिनिक खोलना चाहते हैं, आपका मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर को आप फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी एक लीगली तरीके से, तो आप टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन कोर्स बेसिकली
एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें आपको एक लीगल वे में फार्मा क्लिनिक खोलने की अथॉरिटी दी जाती है, जिससे कि आप अपना खुद का फार्मा क्लिनिक खोल करके पेशेंट्स को देख सकें। इसका ये कोर्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, जिसकी टोटल फीस 25,000 25,000 रुपए है। इसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस भी दी जाएंगी कि कैसे किस तरीके से आपको अपना फार्मा क्लिनिक ओपन करना है। आपको हेल्प की जाएगी आपके फार्मा क्लिनिक को ओपन करने में, और इसके बारे में सारी डिटेल्स भी आपको बताई जाएंगी। अगर आप में से कोई भी टेलीमेडिसिन कोर्स करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड है, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप इस कोर्स को करके अपना फार्मा क्लिनिक खोल सके। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका तो यही सारी चीजें क्या है आपके एक्सपाइजिया के बारे में थी। तो ओवरऑल देखें तो एक्सपाइजिया जब भी कॉज होता है, तो जब भी हमारा दम घुटता है किसी भी रीजन की वजह से, कोई जानबूझ के हमें मारने के लिए अब पिलो से हमारा मुंह दबा रहा है, हमें हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हैंगिंग जैसे रस्सी से हमने अपने आप को फांसी लगा ली, या रस्सी से हमारा किसी ने गला घोट दिया या फिर गला दबा दिया, जिसकी वजह से हमारा एयर वे ब्लॉक हो गया, हमारी इंटर नहीं कर पाई, या फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो सोर्स था वो कम होने लगा ड्यू टू एयरवे ब्लॉकेज की वजह से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब साइनोसिस। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही थी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से आपको साइनोसिस दिखाई दे रहा था अराउंड द लिप्स आपके ब्लू हो जा रहे थे, और आपकी जो फिंगर ऑफ टिप्स, जो आपकी फिंगर्स की जो टिप्स है वो भी आपकी ब्लू कलर की दिखाई दे रही थी, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी साइनोसिस की कंडीशन है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन है। ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, कम हो गई है। ये सारी चीजों को इंडिकेट करता है। इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, वहां पे अगर हमने पेशेंट को एक इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं दिया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इमीडिएट एक्सपाइजिया की कंडीशन में आप क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो बेसिकली आप पेशेंट के एयरवे को ओपन करेंगे। एयरवे ओपन होगा तो वो नॉर्मल सांस ले पाएगा। ठीक है, तो इसमें आप एज अ फर्स्ट एडर आप ये कर सकते हैं, पेशेंट के एयरवे को ओपन करिए जिससे कि पेशेंट सांस ले पाए, और उसको एक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दीजिए। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे तो उससे क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने लगेगी, और जिससे पेशेंट की लाइफ सेफ हो जाएगी। अगर आपके पास ऑक्सीजन मास्क अवेलेबल है तो आप ऑक्सीजन मास्क के थ्रू ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज माउथ टू माउथ वेंटिलेशन या माउथ टू नोज वेंटिलेशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। और अगर पेशेंट की ब्रीदिंग और सर्कुलेशन दोनों ही रुक जाए तो आप पेशेंट को तुरंत के तुरंत सीपीआर परफॉर्म करेंगे। ये एक तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसमें आप पेशेंट को उस एक्सफाइजिया जैसी कंडीशन से बचाओगे। अगर हमने इमीडिएटली वहां पे एक एक्शन नहीं लिया तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये सारे कारण हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को सेव करना है, पेशेंट के लाइफ को सेव करना है, जिससे कि पेशेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचे। ये सारी चीजें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक्साइजिया क्या है? एक्साइजिया इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी depends derived of the oxygen due to
ब्रीदिंग ब्लॉकेज, एयरवे लीडिंग टू टिश्यू हाइपोक्सिया। आपको एक्सफाइजिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग जो है आपकी ब्लॉक हो जाती है, एयरवे ब्लॉक हो जाता है, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है और ये हमारे टिश्यू को डैमेज करने लगता है। और ये एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें हमें तुरंत इमीडिएट एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पेशेंट को देना चाहिए। अगर हमने नहीं दिया तो विद इन फ्यू मिनट्स पेशेंट की कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल होती जाएगी और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशंस आपको दिखाई देती है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, एक्सफाइजिया। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। एंड अगर किसी को भी CCH कोर्स करना है तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।